ये याकुजा माफिया एक एनजीओ वर्कर को मारकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि जिसको उन्होंने मारा था वो एक ब्रूटल वॉर से लौटे एक खतरनाक डेडली सोल्जर की सगी बहन थी, जिसने ऑलरेडी अपने साथियों को वॉर में खो दिया था, जिनकी मौत का गुस्सा भी वो उन्हीं याकुजा माफिया पर निकालने वाला था। दरअसल ये कुछ दिन पहले शुरू हुआ, जब जॉन नाम का एक एक्स मरीन सोल्जर अपने साथियों की मौत से डिप्रेशन में आकर उन्हें याद कर रहा था, और उन सबको याद करते हुए वो खुद भी जान देना चाहता था। तब वो अपने सामने रखे 3 ग्लासेस में विस्की डालता है, जिसमें से एक को तो उसने नॉर्मल छोड़ दिया और दूसरे में एक गोली डाल दी और तीसरे में 2 गोली। अब मौत का खेल खेलने के लिए अपने ग्लासेस पर वो अपने मरे हुए साथियों का नाम लिखता है और 2 गोली वाली ग्लास पर उसकी गिनती खत्म होती है। उस ग्लास की विस्की पीने के बाद वो 2 गोलियां अपने रिवॉल्वर में डालकर जॉन अपने आप को शूट करता है, पर किस्मत से गोली नहीं चलती। अब वो दिन भर रूम में शराब पीता रहता है और आज उसके शराब का स्टॉक खत्म हो गया था, इसलिए वो बाहर मार्केट से शराब लेने के लिए चला जाता है। शॉप में जब वो सामान को ध्यान से देख रहा था तो तभी अचानक से 2 चोर शॉप में घुस आए और उनमें से एक चोर ने जॉन के ऊपर गन पॉइंट कर दी। तो जॉन बिना किसी डर के उससे कहता है कि उसे पेट पर निशाना नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत ही बेकार तरीका है। और अब अगले ही पल में वो उस डाकू की गन पकड़ लेता है और इसे कहता है कि उसे सीने या फिर सर पे निशाना लगाना चाहिए। और अब जॉन एक ही पल में उन दोनों चोरों को ठिकाने लगा देता है। लेकिन जैसे ही ये सब खत्म हुआ तो जॉन का ध्यान उस शॉप में नहीं होता, उसकी आंखों के सामने जंग की यादें दौड़ने लग गई थी। अब उस रात जॉन के लिए सोना नामुमकिन सा हो गया था। तब वो फ्रस्ट्रेट होकर अपनी बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग से इन यादों को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये कोशिशें भी नाकाम रह जाती हैं। तब वो और ज्यादा गुस्से में आकर दीवार पर जोर से पंच मारने लग गया और तब तक मारता है जब तक उसके हाथों से खून न बहने लग गया। अब सुबह हो जाती है, लेकिन जॉन अब भी अपने सोफे पर पड़ा होता है और ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी हैंगओवर में हो और अब मुश्किल से ही वो उठता है। उसी दौरान कोई जोर जोर से गेट पर दस्तक देने लग जाता है। जब वो गेट खोलता है तो देखता है उसकी बहन सिंडी खड़ी है, जिसे आज उसने एयरपोर्ट से पिकअप करने जाना था, लेकिन रात के हैंगओवर की वजह से वो इस बात को भूल चुका था। साथ ही वो उसे देखकर हैरान भी नहीं होता, क्योंकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि वो खुद ही आ जाएगी। सिंडी से बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए एक दोस्त की शादी में आई है, जिसके बाद वो वापस से ब्राजील लौट जाएगी। और अब साथ ही वो इसे बताती है कि वो ब्राजील में कुछ खतरनाक इलाकों में काम कर रही है और चैरिटी के जरिए कुछ बदलाव लाने की कोशिश भी कर रही है। हालांकि जॉन को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन अपनी बहन से बहस करना उसके लिए बिल्कुल ही बेकार था। अब सिंडी जाने से पहले जॉन की दवाइयों को चेक करती है, वो दवाइयाँ जो उसकी मानसिक हालत को ठीक करने में इसकी मदद कर रही थी। लेकिन ठीक से चेक करने पर उसे पता चलता है कि जॉन ने इन दवाइयों को चिंगम से बदल दिया है। अब सिंडी सर हिलाते हुए वहाँ से चली जाती है और फिर अब कुछ दिनों के लिए सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कुछ दिन बाद हम ब्राजील के 2 ऑफिसर्स कैटरिन और पाउल को देखते हैं, जिन्हें बीच के पास सिंडी बहुत ही गंभीर हालत में मिलती है। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से इस पर वार किया हो। अब ये खबर सुर्खियों में काफी तेजी से फैल जाती है, क्योंकि सिंडी यूएस के रहने वाली थी और फिलहाल वो ब्राजील में थी। और अब जल्दी ही ये खबर जॉन को भी मिल जाती है। अब बहन की खबर मिलने के बाद जॉन बिना वक्त गवाए पहली फ्लाइट से ही रियो डी जनेरियो पहुंच जाता है। इसी दौरान हम 2 ऑफिसर्स को और देखते हैं, जिसका नाम डियागो सैंटो और उसका पार्टनर कार्लो बदारो फैबला में हथियारबंद स्मगलर्स का पता लगाने लगे हुए थे। तभी कैटरीना और पाउलो भी उनके पास पहुंच गए। कैटरीना को सैंटो की हिंसक तरकीबें बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। वो इसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम अपने तरीके से ज्यादा ही काम कर रहे हो और सैंडिगो पर क्रूरता दिखा रहे हो, लेकिन सैंटो किसी की भी बात नहीं मानता। वो अपनी सफाई देने की बजाय कैटरीना को ही डराने लग गया। वो इसे कहता है कि तुम्हारी नरमी ही हमारे इलाके में बढ़ते अपराध का कारण है और ये अपराध एक अमेरिकन नागरिक की जान लेने पर पहुंच चुका है। और अब जैसे ही वो अपनी बात खत्म करने वाला होता है कि तभी वहां पर एक लोकल व्यक्ति आकर सैंटो को पत्थर मार देता है। सैंटो के पत्थर लगते ही दोनों पक्ष अपनी अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। अब वहां का माहौल एकदम से युद्ध के मैदान में बदल जाता है। लेकिन जैसे ही सैंटो को यह एहसास हुआ कि इन लोगों की संख्या हमसे ज्यादा है, तब सैंटो एक कदम पीछे हट जाता है और उन्हें एक ऑफर देता है कि क्यों ना हमें एक मुकाबला करना चाहिए, जिसमें वो अपने सबसे ताकतवर लड़ाके को उनसे लड़ने के लिए आगे करे। तब वो लोग अपने में से सबसे ताकतवर आदमी कैबो को चुनते हैं और इधर सैंटो अपने पार्टनर ब्रोरो को उसके सामने खड़ा करता है। साथ ही कहता है कि अगर ब्रोरो हारता है तो पुलिस बिना किसी गिरफ्तारी के यहाँ से चुपचाप चली जाएगी, जिसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। और ब्रोरो जो काफी ताकतवर था, वो ज्यादा देर तक उसके साथ लड़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, पूरी ताकत से अपने विरोधी पर वार करके उसे बेहोश कर देता है, जो देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग चुप हो गए। लेकिन अचानक सैंटो जोर से हंसने लग गया और उनसे कहने लगा, हम और हमारे लोग जब चाहे यहाँ पर वापस आ सकते हैं। इसी दौरान जॉन ब्राजील पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर अमेरिकन एम्बेसडर मैनी रेजली उसका स्वागत करता है। मैनी जॉन का पुराना दोस्त है और साथ ही एक एक्स सोल्जर भी।
और जॉन ने उसके साथ काफी लड़ाइयाँ भी लड़ी हुई थी, जिसके बाद वो एक साथ हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर जॉन अपनी बहन सिंडी को कोमा की हालत में देखता है। तभी सेंटोरी वहाँ पर आ जाता है और इसे बताता है कि फेबुला बहुत ही खतरनाक जगह है और यहाँ अपराधियों ने अपना गढ़ बना रखा है। तब मैनी जॉन को बताता है कि वो इस केस का मिनी डिटेक्टिव है। साथ ही वो जॉन को शांत रहने की भी सलाह देता है, क्योंकि उसे पता था कि जॉन किसी की भी नहीं सुनता। सेंटो अपना वक्त बिना बर्बाद किए काम में लगा रहता है और वो इसे कहता है कि फेबुला टूरिज्म के लिए नहीं है। अब कुछ देर बाद सेंटो और जॉन फेबुला की तरफ बढ़ते हैं और सेंटो इसे बताता है कि यहाँ के बच्चे अगली पीढ़ी के अपराधी बनेंगे। अब ये दोनों एक बात पर एग्री करते हैं कि ये दुनिया बहुत ही घमंडी हो चुकी है, जिसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। अब फेबुला में जॉन फिर से कैटरीना से मिलता है। अब जैसे ही कैटरीना अपनी बात शुरू करती है तो तभी अचानक उन्हें एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, जो सुनते ही जॉन का सिक्स सेंस तुरंत एक्टिवेट हो गया और अब वो बिना सोचे समझे कैटरीना की साइड गन निकाल लेता है। लेकिन तब पता चलता है कि यह तो सिर्फ एक पुराने ट्रक का बैकफायर था। तब सेंटो चारों तरफ देखते हुए जॉन को भी ध्यान से देखता है और कैटरीना से कहता है कि उसे अपने अमेरिकन मेहमान पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए। सेंटो के जाने के बाद कैटरीना जॉन को फेबुलास की सच्चाई दिखाती है, जहाँ पर स्कूल और क्लिनिक अब सरकार से फंड नहीं हो रहे थे। वो इसे बताती है कि यहाँ के ड्रग कार्टेल्स ही उन्हें तनख्वाह देते हैं और इसी वजह से यहाँ के लोग उसकी रक्षा भी करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके पास थोड़ी बहुत जो सुरक्षा है वो भी खत्म हो जाएगी। ये सब जानने के बाद जॉन की आंखों में गहरी उदासी आ गई, क्योंकि कैटरीना के लिए एक पुलिस ऑफिसर होना किसी खतरे से कम नहीं था। उसका एक गलत कदम पूरे इलाके को तबाह कर सकता था। इधर हॉस्पिटल में सिंधी की हालत अचानक से बिगड़ने लग गई थी। अब जॉन उसके पास ही था। वो जल्दी से नर्स को बुलाने के लिए भागता है, लेकिन तभी उसे याद आया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कुछ देर पहले ही एक औरत डॉक्टर की ड्रेस में सिंडी के कमरे में गई थी और शायद उसी ने ही सिंडी की लाइफ सपोर्ट मशीन को डिस्कनेक्ट कर दिया होगा, या फिर किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर जॉन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो सिंडी के बिस्तर के पास 24 घंटे पुलिस की सिक्योरिटी की मांग करता है और साथ ही जो उसकी बहन के साथ हो रहा था वो उसको जानने के लिए फेबुलास की तरफ जाने लगा। अब फेबुला पहुंचने पर उसे वहां पर एक कुका नाम का एक लड़का मिलता है, जिसे उसने उस बीच के पास देखा था जहां पर सिंडी को पाया गया था। अब जैसे ही जॉन ने कुका के गले में सिंडी का नेकलेस देखा, उसे देखकर उसका खून खोल उठा। अब वो कुका को पकड़कर उससे पूछताछ शुरू कर देता है, लेकिन कुका और उसके दोस्तों ने उल्टा जॉन पर ही हमला कर दिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जॉन उनकी क्या हालत करने वाला है। वहाँ पर मौजूद कोई भी इंसान जॉन की टक्कर का नहीं था और अब ये लड़ाई जॉन ने कुछ ही सेकंड में खत्म कर दी। कुका अपना आखिरी वार करने के लिए चाकू निकाल लेता है, लेकिन उसका चाकू भी कोई काम नहीं आता और फिर जॉन उसी चाकू को कुका की तरफ घुमा देता है और तब जॉन उसे आखिरी मर्तबा धमकी देते हुए सिंडी के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन कुका को जॉन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। अब यहाँ पर हालात बहुत ही गंभीर होते जा रहे थे कि तभी कैटरीना वहाँ पर आकर स्थिति संभाल लेती है। वो जॉन को समझाती है कि सिंडी और कुका के परिवार के बीच एक गहरी दोस्ती थी और ये नेकलेस सिंडी और उसकी बहन मारिया के बीच दोस्ती की निशानी थी। कैटरीना से बताती है कि कुका की बहन को भी किडनैप कर लिया गया है और अभी तक उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। तब जॉन अपनी गलती मानते हुए कुका को सॉरी बोलता है, जिसके बाद कुका जॉन को सिंडी की नोटबुक देता है, जो उसे उन कातिलों तक पहुंचने में मदद कर सकती थी जिन्होंने सिंडी के साथ ये सब किया। उस नोटबुक को चेक करने पर जॉन देखता है कि उसके कुछ पन्ने फटे हुए थे, जो देखने के बाद वो थोड़ा परेशान हो गया। लेकिन उसे उस नोटबुक में एक कॉन्टेक्ट मिला, एक फोटोग्राफर जिसे सिंडी ने हाल ही में अपने काम के लिए हायर किया था। जॉन अब बिना वक्त घुमाए फोन करके उसे कैफे में मिलने के लिए बुलाता है। मिलने पर फोटोग्राफर जॉन को बताता है कि सिंडी ने उसे एक प्रोजेक्ट के लिए हायर किया था, जिसमें फेबुला में बच्चों की खराब जिंदगी के लिए डॉक्यूमेंट बनाना था। लेकिन ये सब सिर्फ इतना ही नहीं था, सिंडी एक और चीज की भी तलाश कर रही थी। वो रात में सड़कों पर काम करने वाली लड़कियों के गायब होने की जांच कर रही थी। उसे ये शक था कि इस जांच के कारण उसे खतरा भी हो सकता है, लेकिन वो फिर भी बिना डरे उस पर काम करती रही। साथ ही वो इसे बताता है कि सिंडी ने इसे कहा था वो चुपचाप इसके खबरे के साथ कुछ तस्वीरें भी ले, और अब सिंडी के कहने पर उसने सारी तस्वीरें क्लिक भी की थी। इतना सब कुछ जानने के बाद जॉन उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे गले लगा लेता है। गले मिलते हुए जॉन ने उसकी पॉकेट से एक फ्लैश ड्राइव निकाल ली थी। अब जॉन से मिलने के बाद जब फोटोग्राफर अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है, तभी अचानक एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिससे उस फोटोग्राफर की मौके पर ही मौत हो जाती है और साथ ही यहाँ पर मौजूद आसपास के लोग घायल हो गए। अब इस हादसे से जॉन को वॉर की यादें आने लगी, लेकिन उस हलचल के बीच उसकी नजर उस औरत पर पड़ी जिसने पहले सिंडी को मारने की कोशिश की थी। अब वो बिना
वक्त गुआए उसके पीछे लग गया और अब जैसे ही उसने टर्न लिया तो एक काले रंग की एसयूवी उसके सामने आ गई और उसमें बैठे लोग इस पर गन से फायर करने लगते हैं। जॉन बड़ी मुश्किल से इन गोलियों से बचता हुआ पास बड़ी गाड़ी के पीछे छुप गया, लेकिन अफसोस उस गोलीबारी में एक सिक्योरिटी गार्ड की भी जान चली जाती है। तब जॉन जल्दी से उस सिक्योरिटी गार्ड की गन उठाता है और जवाबी फायरिंग में कुछ हमलावरों को मार गिराता है, जबकि बाकी हमलावर भागने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ देर बाद जॉन रिडली के ऑफिस में जाकर हमले के बारे में उसे जानकारी देता है और साथ ही उन हमलावरों के हाथ पर बने अजीब से टैटू को भी जानकारी देता है। उसे कहीं न कहीं शक था कि ये लोग जापानीज अंडरवर्ल्ड से हो सकते हैं। साथ ही जॉन उसे उस औरत के बारे में भी बताता है जिसका वो पीछा कर रहा था, वो भी एकदम जापानीज ही लग रही थी। तब वो उस फोटोग्राफर के फ्लैश ड्राइव में से एक फोटो निकालते हैं जिसमें सिंडी ने एक आदमी को नाइट क्लब के बाहर देखा था। उस फोटो को देखकर रिडली तुरंत ही उस लोकेशन को पहचान गया था और फिर वो जॉन को उसी क्लब में ही ले गया। क्लब के अंदर जॉन एक लो प्रोफाइल रखते हुए उस आदमी का पीछा करता है जिसे उन्होंने इस फोटो में देखा था। उसका पीछा करते हुए वो उस आदमी को बाथरूम तक ले आया। तब वो उस आदमी को पकड़कर उससे उन लोगों के बारे में पूछने लगता है जिन्होंने सिंडी पर हमला किया था। उस आदमी के हाथ में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे जो कि घबराकर वो नीचे गिरा देता है। उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स की जानकारी थी। तब जॉन उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उससे इनके ठिकाने के बारे में पूछता है और कहीं न कहीं वो आदमी सिंडी पर हमला करने वाले लोगों से जुड़ा हुआ था। अगले दिन जॉन और रेडली अपने नए टारगेट की ओर बनने लग गए। एक शानदार विला जो अमीर और ताकतवर लोगों का खेल का मैदान था। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक और इलाके में सैंटो और उसकी यूनिट ड्रग तस्करों के खिलाफ एक क्रूर ऑपरेशन के लिए तैयार हो रही थी। सैंटो इन सब से कहता है कि किसी पर भी रहम नहीं होगा और अपनी टीम को रास्ते में आने वाले सभी को खत्म करने का आदेश देता है। अब ऑपरेशन शुरू होने से पहले वो घुटने के बल बैठकर एक प्रार्थना करता है जो कि अपनी मानसिक शांति बढ़ाने के लिए वो हमेशा से करता था। अब फैबला में सैंटो को यूनिट पहुंचते ही वहां हलचल मचने लगी और अब कुछ ही पल बाद उसकी टीम उस इलाके में पहुंच जाती है, पर वहां पहुंचने पर वो कोई गिरफ्तारी नहीं करते, बस लाशें गिराते ही जा रहे थे। इधर जब जॉन विला में पहुंचता है तो उसकी मौजूदगी से वहां के लोगों में हड़कंप मच गया। तभी वहां पर मौजूद एक गार्ड उस लेडी को जॉन के आने के बारे में खबर कर देता है जिसने सिंडी को मारने की कोशिश की थी। वो इसे कहती है कि कुछ भी करो लेकिन हमें परेशान मत करो। जिसके बाद जॉन को बालकनी में ले जाया गया जहाँ उसे एक वैन आती हुई दिखती है। उसमें से कुछ कम उम्र की लड़कियां बाहर निकल रही थीं। उस लड़की को देखकर जॉन पहचान जाता है कि ये कूका की ही बहन है। तभी जॉन के पीछे खड़ा गार्ड उसे मारने के लिए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जॉन इतना भी आसान टारगेट नहीं था। वो कुछ ही पलों में उस गार्ड को ढेर कर देता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे छुपते हुए उन तस्करों का पीछा करने लगा। लेकिन उस बुरी जगह पर हथियारबंद लोग मौजूद थे। वहाँ पर जापानीज याकुजा भी मौजूद था, जैसा कि वो पहले ही फैबला में देख चुका था। इधर सैंटो और उसकी टीम अभी भी फैबला में ड्रग माफियाज को ठिकाने लगाने का काम कर रही थी। उसी दौरान सैंटो का एक आदमी कुछ याकुजाज को देखता है जो बच्चों को एक गाड़ी में बिठा रहे थे। वो बिना कुछ सोचे समझे उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ गया और इतने में ही सैंटो वहां पर आ गया। वहां पहुंचने पर सैंटो, जो हमेशा चालाकी से काम करता था, वो अपने ऑफिसर की बहादुरी की तारीफ करने लगा, लेकिन अगले ही पल में वो उसे शूट कर देता है और अब याकुजा बिल्कुल ही फ्री हो गए थे, जो देखकर ये समझ आ जाता है कि सैंटो पहले से ही उन याकुजा माफिया के लिए काम करता है और शायद कहीं ना कहीं उसी ने ही सिंडी को घायल करके बीच पर फेंक दिया होगा। जिसके बाद सैंटो अपने बॉस को कॉल करता है और ये वही लड़की होती है जिसने सिंडी को मारने की कोशिश की थी। वो लड़की सैंटो को भरोसा दिलाती है कि उसका पैसा पोर्ट पर तैयार है और अब वो लड़की अपने बॉस हिरोमोटो को फोन करती है और उसे बताती है कि उसे एक दिक्कत आ रही है। एक अमेरिकन सोल्जर उनके आड़े आ रहा है और अब उसे खत्म करने का वक्त भी आ गया है। अभी वो अपने बॉस से बात कर ही रही थी कि तभी वो नाइट क्लब वाला आदमी लीमा हिरोमोटो के सामने आ गया, जिससे जॉन ने डॉक्यूमेंट्स छीने थे। उस आदमी को यह तो मालूम हो गया था कि उसे अपनी गलतियों का खामियाजा किसी तरह भुगतना तो पड़ेगा। तभी हिरोमोटो गुस्से में आकर अपनी कटाना से ली को खत्म कर देता है। इधर जॉन हिरोमोटो के इलाके में घुस चुका था और हिरोमोटो के आदमियों ने इसे पहचान भी लिया था, लेकिन जॉन को उन सबसे निपटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और वो एक साथ 5 लोगों को ठिकाने लगा देता है। और जैसे ही वो उन्हें निपटाने वाला था और तभी सैंटो और ब्रोरो बीच में आ गए। हालांकि उनका इरादा तो जॉन को मारने का था, क्योंकि वो याकुजा माफिया के बीच में टांग अड़ा रहा था। और तब सैंटो जॉन से ब्रीफ केस मांगता है। तभी गोलियों की आवाज सुनकर कैटरीना और उसका साथी भी वहां पर आ गया, जिससे सैंटो का सारा प्लान चौपट हो जाता है। जिसके बाद जॉन उन्हें इस कमरे में ले गया जहां पर किडनैप की गई लड़कियों को रखा गया था, लेकिन वहां पहुंचने पर वो देखता है कि वहां पर एक भी लड़की नहीं है, क्योंकि वो लोग पहले ही उन लड़कियों को कहीं और ले गए थे। तब जॉन उन्हें उस ब्रीफकेस के बारे में बताता है
जिसमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिससे वो किडनैपर्स को पकड़ सकते थे, और साथ ही उसमें किडनैप की गई लड़कियों के बारे में भी काफी जानकारी थी। सैंटो जॉन से कहता है कि वो ब्रीफकेस हमारे हवाले कर दो, जिस पर जॉन उसकी बात मानते हुए इसे ब्रीफकेस देकर यहाँ से जाने लग गया। अब बाहर जाते वक्त जॉन को ये समझ में आ जाता है कि सैंटो ये सब कुछ पहले से ही जानता था, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी लीमा का नाम मेंशन नहीं था। तब जॉन कैटरीना से कहता है कि वो तुरंत ही हॉस्पिटल में जाकर सिंडी की हालत चेक करे, जबकि वो खुद सैंटो की गाड़ी में छुपकर याकुजा को पकड़ने के लिए निकल गया, क्योंकि सैंटो अपने पैसे लेने के लिए उसी पोर्ट पर जा रहा था जहां से याकुजा माफिया लड़कियों को दूसरी जगह पर ले जाने वाले थे। इधर सिंडी को मारने के लिए फिर से वही लड़की आ गई थी जिसने एक बार पहले भी इसे मारने की कोशिश की थी। अब इससे पहले कि वो इस पर हमला कर पाती कि तभी कैटरीना वहां पर पहुंचकर इसे ठिकाने लगा देती है। इधर जॉन भी पोर्ट पर पहुंच चुका था, जहां पर वो देखता है कि सैंटो याकुजा के साथ खड़ा है, और साथ ही वहां पर कैद की गई लड़कियों को एक कंटेनर में बढ़कर जापान ले जाया जा रहा था। जब सब कुछ साफ साफ दिखने लगा तब वो रिडली को कॉल करके उस सब के बारे में रिपोर्ट करता है, लेकिन रिडली उसे चेतावनी देता है कि उसे अकेले ही इन सब से नहीं भिड़ना चाहिए। लेकिन उसे पहले से ही पता था कि जॉन उसकी नहीं सुनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रिडली को भी ये मालूम था कि जॉन कभी भी किसी की भी नहीं सुनता। तब जॉन अपनी सारी मिलिट्री ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए वहां पर मौजूद याकुजा को एक एक करके ठिकाने लगाने लग गया, और अब जल्द ही सैंटो भी उसके सामने आ जाता है। तब सैंटो उसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उस पर कुछ लकड़ियां गिरा देता है, जिससे उसका पैर इसके नीचे फंस जाता है। तभी बोरोरो धोखे से जॉन पर शूट कर देता है, और फिर वो जॉन को मारने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करने लग जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जॉन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। जॉन अपनी ताकत और सही तरीके से लड़ते हुए बोरोरो को भी मारकर गिरा देता है, लेकिन तभी सैंटो वहां से बाहर निकलकर जॉन के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन ये दोनों मिलकर भी जॉन का बाल भी बांका नहीं कर पाते, और अब वहां पर हिरामोटो खुद आ जाता है, जिसके हाथ में एक कटाना होती है। अब बड़ी ही तेजी से वो जॉन के ऊपर हमला बोल देता है। अब ये लड़ाई हो जाती है 3 वर्सेस 1। तब सैंटो भी चाकू से इस पर हमला बोल देता है, लेकिन जॉन पलटकर उसी चाकू को उसकी ही तरफ मोड़ देता है, और उस चाकू को वो बोरोरो के पैर में घुसा देता है, और साथ ही उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और इसके बाद वो सैंटो से निपटने के लिए उसके गले से चेन निकालकर उसके सीने में धंसा देता है, और अब सिर्फ हिरामोटो बचता है। जॉन अब स्टील की 2 पाइप्स उठाता है और इसकी कटाना का सामना करने लग गया। हिरामोटो उसकी टक्कर का था, इसलिए जॉन को इसे निपटने में टाइम लग रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब जॉन ने हिरामोटो की तलवार को उसी की तरफ मोड़ दिया। अब उसे लग रहा था कि शायद हिरामोटो उसके कंट्रोल में आ गया है। तभी हिरामोटो अपनी छुपी हुई ब्लेड इसके पेट में घुसा देता है, जिससे जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और अब पूरी ताकत लगाकर उसने हिरामोटो को तोड़ना शुरू कर दिया, और मार मार कर उसकी ऐसी हालत कर देता है कि वो मरने वाला हो जाता है। और फिर वो सैंटो के पास जाता है जो खून से लथपथ हो चुका था। अब वो जॉन को एक चाबी देता है जो उस ऑपरेशन से जुड़े जो हर एक आदमी के रिकॉर्ड को खोलने वाली थी, क्योंकि सैंटो को अब एहसास हो गया था कि वो मरने वाला है। और अब साथ ही वो इससे कहता है कि इसने बहुत गलत काम किए हैं और बहुत से मासूम लोगों को भी मारा है, लेकिन सिंडी को मारने में इसका कोई भी हाथ नहीं था। अभी वो सैंटो से बात कर ही रहा था कि तभी हिरामोटो वापस से जॉन पर अटैक करने के लिए उठ गया, लेकिन जॉन इस मर्तबा इस पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता और इस पर बेहिसाब गोलियों की बरसात कर देता है। इधर सैंटो की आखिरी सांसें चल रही थी। जाने से पहले जॉन रहम खाकर सैंटो के पास एक बंदूक छोड़ देता है। अब रिडली और बाकी लोग भी वहां पर पहुंच गए थे। तब जॉन किडनैप हुई बच्चियों को खुद से आजाद करता है। इधर सिंडी भी बच गई थी, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और साथ ही उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की खास जरूरत थी। अब अगले दिन रिडली जॉन से कहता है, मैं तुम्हारे सारे खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मेरे लिए एक अंडरकवर ऑफिसर की तरह काम करना होगा और साथ ही मैं तुम्हें एक नई पहचान दूंगा। हालांकि रिडली को ये पहले से ही पता था, उसे अपना पुराना नाम फैल्कन ही चाहिए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप मिलते हैं अगली वीडियो में।